Hello everyone, let's start with the lecture number 2 of the section conics. So हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था? फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोनिक्स होता क्या है, यानी राइट सर्कुलर कोन को हम कैसे काटेंगे कि हमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस मिलेंगे। अब हम सबसे पहले सेक्शन की बात करते हैं, इसका नाम है पैराबोला। जो आप लोग अवेयर हो, बहुत जगह पे आप ये पढ़ते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन अगर फिजिक्स में पढ़ा होगा तो ये मिला होगा, ठीक है, या डेली लाइफ में इसका काफी यूज होता है। लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम्पल नंबर 1। हैव यू रिमेंबर्ड दिस डायग्राम? ये इमेज कहीं देखी हुई है? ओके, नहीं याद आ रही है, कोई बात नहीं। आई होप ये पहली इमेज तो आपने देखी होगी, ठीक है। अगर पहली नहीं तो ये सेकंड वाली इमेज तो आप जानते हैं, ये तो बहुत कॉमन सी इमेज है। और मुझे बताओ ये इमेज कहाँ देखने को मिलती है? ये वाली जो इमेज है, ये कहाँ पर देखने को मिलती है? यस, ये है डिश टीवी। डिश टीवी, ठीक है, ये डिश टीवी का डिश ऊपर है। आप अगर ध्यान से देखो तो ये कर्व की तरह है, ठीक है, कुछ ऐसा एक कर्व है, कर्व। और ये ठीक सामने ना एक रिसीवर है। अगर मैं इसको प्रॉपरली इमेज में बनाऊं तो देखो, एक ये रिसीवर है, इसे कहते हैं रिसीवर। और ये कर्व की तरह है। अच्छा, ये कर्व क्यों बनाया जाता है? क्योंकि यहाँ कहीं पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और यहाँ से इसने सिग्नल भेजा। यानी कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ये एक दीवार का कॉर्नर है और इस कॉर्नर पे बॉल को मार के देखो। ये बॉल अगर आपने यहाँ पे फ्लैट सरफेस पे मारा तो ठीक रिटर्न बैक होगा, ठीक है, जैसे ये गया उसी रास्ते रिटर्न आ जाएगा। पर यहाँ पे मारोगे तो ये रिफ्लेक्शन इसकी प्रॉपर्टी दिखाएगी। ये बॉल किसी अलग ही डायरेक्शन में चला जाएगा अगर इस शार्प कॉर्नर को लग रहा है। सो एग्जैक्टली इसे पैराबोलिक बनाने के पीछे का रीजन है कि अगर ये कॉर्नर है तो ये यहाँ से सिग्नल रीबाउंड होगा, उसके ठीक सामने रिसीवर लगाया जाएगा और रिसीवर से होते हुए ये आपके अंदर डिकोडर यानी सेटअप बॉक्स में लाया जाता है, ठीक है। तो अगर उसका पूरा डायग्राम समझे तो ये कुछ ऐसा डायग्राम होता है। ये मल्टीपल रेज है, अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है और बाउंड यहाँ पे कोलाइड होने के बाद ये रिटर्न हो रही है, ठीक है, बट विद द डिफरेंट एंगल। और ये सारी रेज एक जगह एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलेंगे और वो पॉइंट होगा पैराबोला का फोकस। जैसे इस डायग्राम में आप ये देख रहे हो ना, यही है आपका फोकस, यहाँ पे फोकस सेट करके रखा हुआ है। इज दैट क्लियर? सो और डेप्थ में पढ़ने के लिए इसे कहते हैं पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ये देखो, ये पैराबोलिक डिश है, ठीक है, ये केबल के थ्रू और यहाँ कम्युनिकेशन सैटेलाइट से सिग्नल्स आ रहे हैं। ये पहला, यानी आप कम्युनिकेशन डिवाइस बनाना चाहते हो, उसके लिए एंटीना का कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको पैराबोलिक ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे करते हैं कि रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं पर मीट करेंगी या जाएंगी तो पक्का वो पॉइंट फोकस ही होगा और यहाँ वहां पर जा ही नहीं सकती। फोकस पे ही, यानी वो रे आ रही है, यहाँ पे कोलाइड किया, ठीक है, और यहाँ से जिस एंगल पर भी वो टर्न होंगी वो जाके सीधे फोकस पे मीट करेंगे। इसको बोलते हैं पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। अब देखो, आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे फिर एक पैराबोला का यूज किया है और ये ब्रिजेस बनाने के लिए भी पैराबोलिक। अगर आपको याद होगा तो बहुत सारे इंडिया में, जैसे मुंबई का सी लिंक है, ठीक है, अगर कोई बंदा मुंबई का है और उसने सी लिंक देखा होगा तो उसे मालूम है कि वहां पे ऐसे ही केबल्स लगाए गए हैं, ठीक है। ये भी पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का ही कमाल है और पैराबोला एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वायर्स लगाए गए वो पैराबोलिक फॉर्म में लगाए गए हैं। फिजिक्स में आपको बहुत डेप्थ में बताया जाएगा, अभी तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, ये कोई साधारण सा चैप्टर नहीं है, बहुत काम का चैप्टर है, इसका बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है। आपने रोलर कोस्टर देखा होगा और आपको यूं ले जाके एक पीक हाइट पे छोड़ा जाता है और फिर ये ऑटोमेटिक, यानी ड्यू टू एक सर्टेन एंगल की वजह से ये रोलर कोस्टर नीचे आता है और फिर आगे अगली स्लाइड पे टर्न हो जाता है, ठीक है। तो रोलर कोस्टर का एक एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर ले तो ये देखो, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का ग्राफ है। ये डॉल्फिन है, ये जंप करके फिर सी में जा रही है और जो इसका जंप है वो आपको एक पैराबोलिक पाथ देगा, ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला। ये पॉइंट जहां पे सबसे मैक्सिमम होगा ये वर्टेक्स बोला जाएगा, ठीक है, ये वर्टेक्स बोला जाएगा।
मुझे बहुत खूबसूरत सी इमेज मिली, ये भाई साहब मुझे मिल गए, एक फ़ोटो में सर्च कर रहा था तो मुझे इनकी मूँछों में भी पैराबोला नज़र आया और ये डाउनवर्ड पैराबोला कुछ दिखाई दे रहा है, -x² का ग्राफ है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डाउनवर्ड पैराबोला भाई साहब नत्थूलाल भाई साहब की मूँछें हैं और अपवर्ड पैराबोला हँसता हुआ कोई आदमी है, ठीक है? अगर भाई साहब का ये चिन्ह देखें तो मुझे ना अपवर्ड पैराबोला नज़र आ रहा है। तो एक मैथमेटिशियन को ना अगर आप ध्यान से देखो तो एक मैथमेटिशियन को हर जगह मैथ्स ही नजर आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और साइन ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, आगे जाके हम इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ, ये बहुत अच्छा एक इमेज मुझे मिला कि अगर आप किसी भी टॉर्च को, ठीक है, जमीन पे रख दो या दीवार पे लगा दो टॉर्च तो एक इमेज सा बनाता है और वो इमेज जो होता है वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, ये लाइट का स्प्रेड जो होता है ना वो आपको लगभग एक पैराबोला के शेप में दिखाई देगा। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, ऑप्टिक्स में खासकर आप इसे पढ़ते हो। यहाँ रहा रेनबो, ये भी आपको एक पैराबोलिक दिखेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ पुराने जमाने के प्रोजेक्टर्स और आज के हेडलाइट यानी प्रोजेक्टर हेडलाइट, यानी ये होता था यहाँ पे गोल गोल, ठीक है, यहाँ से रे निकलती थी और एकदम सीधे चली जाती थी। तो इसका जो थ्रो होता था ना वो वाइड नहीं होता था, वो दूर तक भले ही जाए लेकिन वाइड नहीं होता था, मतलब ये पूरा पाथ कवर नहीं करता था। आज हम रिफ्लेक्टर हेडलाइट का यूज करते हैं। देखो आपने गाड़ियों में देखा होगा, अगर किसी ने बाइक का देखा होगा तो बाइक का हेडलाइट कुछ ऐसे होता है, ठीक है, और उसके पीछे का एक रीजन है, मैं आपको अगले डायग्राम से समझाता हूँ। देखो ये डायग्राम, ये पैराबोलिक होने की वजह से फायदा ये होता है कि यहाँ से निकला हुआ ये रिवर्स रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का रिवर्स होगा। यहाँ से लाइट एमिट हुई तो ये सीधे स्प्रेड होती जाती है, मतलब लार्जर एरिया कवर करती है। यानी कि अगर सर्कुलर लाइट एक इतनी एरिया कवर करेगी तो वहीं पैराबोलिक जो लाइट है वो ऐसी एरिया कवर करेगी, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स ऐसी एरिया कवर करेंगे, यानी एरिया बड़ी हो जाएगी, देखने में आसानी रहेगी, रोड का कोना दिखाई दे सकता है। इसलिए आज गाड़ियों में हेडलाइट में रिफ्लेक्टर हेडलाइट का काफी ज्यादा यूज होता है जो एक पैराबोला ही है। ठीक है, ये पूरा डायग्राम, सर्किट डायग्राम कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का फेवरेट मैकडी सिंबल अगर मैंने देखा तो मुझे ध्यान आया कि अरे ये भी एक पैराबोला है। ठीक है, कुछ यूं बना हुआ है, एक पैराबोला है। ये ऑप्टिक्स के रे डायग्राम है, काफी कलर करेक्शंस वगैरह में काम आते हैं। ठीक है, तो मेडिकल साइंस में इस तरह हम पैराबोला का कोनिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको दिखा दिया है कि कोन, फिर मैंने कहा कि इसके कट के अलग अलग तरीके हैं, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, मेकिंग द सम एंगल विद द एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू जनरेटर, ठीक है, और ये डबल कोन को पैरेलल टू द एक्सिस, ये पैरेलल टू द एक्सिस कट हाइपरबोला होती है। इन्हें क्लासिफाई करने का तरीका, इसेंट्रिसिटी इज जीरो, वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इज बिटवीन 0 to 1, to check the ovalness. Exactly for hyperbola it is eccentricity is 1, and for the for the parabola eccentricity is 1, hyperbola के लिए more than 1। फिर मैं बता दूं जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए कि अगर आपने कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, और स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ आपको लेना है एक फिक्स्ड पॉइंट, उस फिक्स्ड पॉइंट का नाम रखना है फोकस, और उस स्ट्रक्चर में एक लाइन होगी जो इमेजिनरी लाइन होगी, सॉरी एक लाइन होगी जो अपोजिट टू फोकस होगी, इमेजिनरी नहीं होगी, ये रियल लाइन, इसे कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स। अब आपको पैराबोला पे कहीं पर भी पॉइंट लेना है, से पी, और आपने एस पी ज्वाइन किया और फिर यहाँ से पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पीएम, फिर लेंथ ऑफ एस पी अपॉन लेंथ ऑफ पीएम का जो रेशियो आएगा उसे ही हम स्मॉल ई के नाम से जानते हैं, इसे ही इसेंट्रिसिटी कहते हैं। इज दैट क्लियर? बिना फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी के आप कोनिक्स को इमेजिन नहीं कर सकते, इसलिए इसको याद रखना, जब भी आप डिराइव करने जा रहे हो कोनिक्स का इक्वेशन तो आपको ये वाला पार्ट कंपलसरी है। ठीक है, सो ये रहा पैराबोला का कट जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, पैरेलल टू जनरेटर। अब आपको ध्यान देना है, ये रहा पैराबोला और इसके अलग अलग पार्ट्स के नाम है।
चलो लेट अस अंडरस्टैंड द व्हाट इज द पार्ट ऑफ एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जो पैराबोला, सॉरी इमेजिनरी लाइन नहीं, अगेन अ लाइन, इमेजिनरी वर्ड की एक आदत हो गई है कोन के बारे में डिस्कस करते करते। एक लाइन जो पैराबोला को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री जहां पर कर्व को मीट करती है उसे कहते हैं वर्टेक्स। अगर आप कोई भी कोनिक्स पढ़ रहे हो तो आपका एक फिक्स पॉइंट फोकस का काम करेगा, और इस फोकस से पास होने वाले हर एक कॉर्ड को हम फोकल कॉर्ड कहेंगे। व्हाट इज द फोकल कॉर्ड? अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस। एक ऐसा फोकल कॉर्ड जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो तो उसे लैटस रेक्टम कहते हैं, फोकल कॉर्ड। लेकिन कोई ऐसा कॉर्ड जो फोकस से ना जाए लेकिन परपेंडिकुलर हो तो उसे कहते हैं डबल ऑर्डिनेट। एक लाइन जो अपोजिट टू फोकस होती है उसे कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। फोकस से किसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कहते हैं फोकल लेंथ। तो ये है पार्ट ऑफ द पैराबोला। ये आपको याद रखना है कि पैराबोला के कौन कौन से पार्ट है और पैराबोला क्या प्रॉपर्टी दिखाता है। तो क्योंकि यहाँ पे लेंथ ऑफ एस पी अपॉन लेंथ ऑफ पी एम जो होगा वो ई के बराबर होगा, इक्वल टू 1। तो यानी लेंथ ऑफ एस पी लेंथ ऑफ पी एम के बराबर होगा। तो अगर आप बात करें तो यहाँ पे लेंथ ऑफ एस पी लेंथ ऑफ पी एम के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जितना फोकल लेंथ होगा यानी फोकस से पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, उतना ही पॉइंट का प्रोजेक्शन ऑन द डायरेक्ट्रिक्स होगा। इज दैट क्लियर? तो ये हो गए पैराबोला के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। आपको नाम याद रखना है, फिर इसके बारे में पढ़ लो फर्दर। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करूंगा ये सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो सबसे पहले एक्सिस ऑफ द कोन, ठीक है, principal axis or the axis, a straight line passing through the focus and perpendicular to directrix, ठीक है। फोकस से पास होने वाली डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर लाइन को ही एक्सिस ऑफ द कोन कहते हैं, और इसका बेसिक फंक्शन होता है डिवाइड कोनिक्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। जो भी एक्सिस होगी उस कोनिक्स को, उस पर्टिकुलर कर्व को सिमेट्रिकली डिवाइड करेगी, ओके। वर्टेक्स, वर्टेक्स वो पॉइंट होगा जहां पे कोनिक्स एक्सिस को मीट करेगा। तो अगर ये पैराबोला है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये हो गई एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्यों? क्योंकि इस तरह कोई भी लाइन अगर आप देखो तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। इज दैट क्लियर? ये हो गई एक्सिस ऑफ द कोन। तो एक्सिस को जहां पे कर्व मीट करता है उसे कहते हैं वर्टेक्स। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे मीट करता है तो उसे कहते हैं वर्टाइसिस, ठीक है। फोकल कॉर्ड, एक कॉर्ड जो फोकस से पास हो, फोकस से पास होने वाले कॉर्ड को फोकल कॉर्ड कहते हैं। याद रखेंगे फोकल कॉर्ड किसे कहते हैं? फोकल कॉर्ड, ठीक है, फोकस से पास होने वाले कॉर्ड को कहते हैं डबल ऑर्डिनेट। एक ऐसी लाइन जो ओनली एक्सिस को परपेंडिकुलर हो, इसे डबल ऑर्डिनेट कहते हैं। बट अगर यही लाइन फोकस से पास हो जाए, फोकस से भी पास हो जाए, तो इसे लैटस रेक्टम कहते हैं। लैटस रेक्टम कहते हैं। लैटस रेक्टम वो लाइन होती है जो फोकस से पास होके एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है, जो आगे आपको दिखेगा। जो डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास हो उसे लैटस रेक्टम कहा जाता है। याद रखना, लैटस रेक्टम, मैं कहूंगा आपसे एलआर क्या होता है, इसलिए वीडियो को स्लो कर दो, सारे पार्ट्स को एक एक करके धीरे धीरे पढ़ते जाओ, ठीक है। ये हो गया लैटस रेक्टम। सेंटर, किसी भी कोनिक्स में सेंटर लिया जाता है, उसका काम होता है कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। जो भी कॉर्ड सेंटर से पास होगा वो इक्वली डिवाइड होगा। पैराबोला में कोई सेंटर नहीं होता है, बट सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला में कभी भी सेंटर आपको वर्ड मिलेगा। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे हमें पढ़ना है कि एमसीक्यू के थ्रू कि किसे क्या कहते हैं। लेट्स मेमोराइज इट। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो और परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। अब इसे डायग्राम के फॉर्म में बना लो। एक लाइन फोकस से पास हो रही है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर, उसे क्या कहेंगे? याद करो, बिल्कुल सही जवाब, ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इसका काम होगा
कि किसी भी कोनिक्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड एज, फोकस से पास होने वाले कॉर्ड को क्या कहते हैं? सही जवाब कॉर्ड फोकस, यानी फोकल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, अगर इसी में कह दे कि व्हाट इज नेम ऑफ दैट कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, उसे क्या कहेंगे? तो सही जवाब है लैटस रेक्टम कहेंगे। ठीक है, कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, एक कॉर्ड जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर, देखो यहां ये नहीं कह रहा कि फोकस से पास हो रहा है, बस एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, उसे कहते हैं डबल ऑर्डिनेट। फिर मैंने कहा कि अगर तुम्हारा आंसर लैटस रेक्टम होगा तो फोकस से पास होने वाला कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस को हम क्या कहते हैं? लैटस रेक्टम। ये सिर्फ परपेंडिकुलर टू एक्सिस है जो हमने अभी पढ़ा। डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है, पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस इज इक्वल टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। ये वर्ड याद रखो, यानी इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला इज ऑलवेज 1। यानी पैराबोला अगर आपने ड्रॉ किया, देखो किसी भी कोनिक्स के लिए आप कोनिक्स ड्रॉ करने के बाद फटाक से फोकस वर्ड दिखा दो, बिना फोकस के, बिना डायरेक्ट्रिक्स के आप कोनिक्स पढ़ ही नहीं सकते। तो इस चीज की आदत डाल दो कि भाई जब भी हमें कोनिक्स का नाम दिए, कोई भी स्ट्रक्चर, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, पहले हम फोकस ड्रॉ करेंगे फिर डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला की प्रॉपर्टी ये होती है कि जितनी दूरी पर पॉइंट ऑन द कर्व फोकस से होगा उतनी सेम दूरी पर वो डायरेक्ट्रिक्स से भी होगा, यानी एस पी इक्वल टू पी एम, एस क्यू इक्वल टू क्यू एन, ऐसी कुछ प्रॉपर्टी आपको दिखाई देगी। ये रहा क्यू, इसीलिए क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस होते हैं तो एस पी अपॉन पी एम इक्वल टू 1, इसेंट्रिसिटी 1 आती है। थियरम, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। लेट अस डिराइव इट। तो चलो हमने एक फोकस ले लिया, हमने एक डायरेक्ट्रिक्स बना ली, ठीक है, हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब मुझे बताओ, अगर ये मैं तुमसे ये पूछूं कि ये क्या है, सोच के बताओ इसे क्या कहते हैं। मान लो कि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो ये क्या है? बिल्कुल सही जवाब, ये है वर्टेक्स। और ये एक पॉइंट ऑन द पैराबोला है, तो जितनी दूरी पर ये पॉइंट फोकस से होगा उतनी ही दूरी पर डायरेक्ट्रिक्स से भी होगा। यानी कि अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस भी ए होगा। अब मैं कहूँ कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का को ड्रॉ किया। देखो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर ये पॉइंट 0 0 है और मैंने कहा कि ये डिस्टेंस ए है, आप ध्यान देना ये डिस्टेंस ए है, तो ये ए कॉमा 0 हो गया। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस वाइज तो ये भी ए होगा, बट क्योंकि अपोजिट टू ओरिजिन है तो माइनस ए कॉमा 0 होगा। इज दैट क्लियर? बरोबर, ए एस एंड ए वाई, ठीक है, ए एस एंड ए वाई एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये ए वाई हो गया। ए हमने प्लॉट किया है 0 कॉमा 0, एस ए कॉमा 0 मैंने आपको समझा दिया है, जेड माइनस ए कॉमा 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, अब ये सवाल होता है कि सर ये कहाँ से आपने लिख दिया? ठीक है, मुझे बताओ, जैसे ये पॉइंट मैंने लिया -5,0, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो ठीक पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ठीक पैरेलल है, मतलब ये भी 90 डिग्री पे है और -5,0 से पास हो रही है। तो सही जवाब ये है कि अगर ये पॉइंट 1 है तो ये पॉइंट -5,1 होगा, ठीक है, ये पॉइंट 2 है तो ये -5,2 होगा। यानी कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हर जगह सेम रहेगा। तो कोई भी लाइन अगर y एक्सिस को पैरेलल होती है तो उसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट अवेलेबल ऑन द लाइन, बिकॉज x कोऑर्डिनेट सब जगह सेम रहेगा, तो दैट इज x इक्वल टू -5। तो इसी तरह इसने इस लाइन का इक्वेशन लिखा है x इक्वल टू माइनस है, यानी कि x प्लस ए इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट पे, इस लाइन पे कहीं पर भी कोई पॉइंट होगा तो डेफिनेटली माइनस ए कॉमा जो भी उसका करस्पॉन्डिंग वाई है, जो भी उसका करस्पॉन्डिंग वाई है, समझो यहाँ पे
से अल्फा है तो a माइनस a अल्फा सा हो जाएगा। अब इस डायग्राम के हिसाब से हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है x1 y1 जो पैराबोला पे है। ठीक है, अब पूरा डायग्राम कुछ ऐसे देखते हैं। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया, p लाइज, मैंने फिर कहा था कि SP बाई PM इक्वल टू 1 होता है। ये याद कर लो, पैराबोला के केस में याद करना पड़ेगा। ठीक है, यानी SP इक्वल टू PM, यानी SP स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर। क्यों स्क्वायर किया? क्योंकि SP निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। किससे निकालेंगे बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट आता है, इसलिए हमने उसको अवॉइड कर दिया। ठीक है, ये निकाला हमने SP। अब PM कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस ए इक्वल टू 0, तो x की जगह पे x1 आ जाएगा प्लस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आ गया। अब फाइनली जब आप इसे डिराइव ब्रैकेट खोलोगे तो इट विल टर्न टू द लोकस whose equation is y square equal to 4ax. Is that clear? क्या आप लोगों को समझ में आया कि ये कैसे डिराइव हुआ? ठीक है, तो ये तरीका था इसका इक्वेशन डिराइव करने का। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, ये मैंने प्लॉट किया पैराबोला। इस पॉइंट को a, 0 ले लिया। ये है मेरा ओरिजिन, जो मेरा है वर्टेक्स, जिसका डिस्टेंस a यूनिट है। जितना इधर है उतना ही ये इधर जाएगा। ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए, बिकॉज कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा माइनस a, 0, यानी x प्लस ए इक्वल टू 0। अब मैंने इस पे एक पॉइंट ले लिया, से द पॉइंट इज x1, y1। ठीक है, ये हो गया SP इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहां से हमने डाल दिया इसके ऊपर परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू PM। निकालने के दो तरीके हैं। m का कोऑर्डिनेट अगर तुम फाइंड आउट करना चाहते हो तो बहुत इजी है, क्योंकि ये x1 y1 है, तो इसका जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो x1 होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल x1 एंड वर्टिकल तुम्हारा होगा y1, तो ये हो गया y1। ठीक है, अब इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये माइनस a, 0 है, तो हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस है, और ये ठीक परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये लाइन ठीक इसको पैरेलल है, तो इसका y कोऑर्डिनेट y1 ही होगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो, और नहीं तो दूसरा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो। ये x की जगह पे आ जाएगा x1 प्लस ए डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, मॉड ऑफ x1 प्लस ए, और फिर फाइनली SP इक्वल टू PM लगा दो, क्योंकि पैराबोला की प्रॉपर्टी है E1 होने की वजह से E की जगह पे 1 रखा। लगा के स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दोगे, फाइनली यू विल गेट y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1। हमें मालूम है लोकस में हम x1 y1 को ड्रॉप करके x और y लिखते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है, सो बच्चों आपको याद रखना है कि हमने पैराबोला का इक्वेशन डिराइव कर लिया है। ठीक है, तो मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूं MCQ फॉर्मेट में, व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला? करेक्ट, 1। स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो अभी हमने डिराइव किया? दैट्स करेक्ट, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। ठीक है, सो हम अब अगले लेक्चर में ये पढ़ने वाले हैं कि बाकी के और कौन कौन से पैराबोला होते हैं, और इसी इक्वेशन से इस तरह का शेप क्यों आता है, इस तरह का शेप पैराबोला का, ये वाला शेप, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कैसे आता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू।